देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं आप क्लास 12 बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत को समझाइए और मैक्सवेल के समीकरण लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करके जरूर जाना है, नहीं करके जाइए तो 5 से 4 से 5 नंबर आपके गायब हो जाएंगे। फिर मत कहना कि सर ने ये क्वेश्चन बताया नहीं था। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किन्हें कहते हैं। तो वे तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र भी हो, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ दोलन करता हो, यानी कि आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ई और बी समय के साथ साथ दोलन करे। ठीक है, और दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, यानी कि लंबवत मतलब ई परपेंडिकुलर बी या बी परपेंडिकुलर ई हो, ये दिखा रखा है डायग्राम में, तो उन्हें कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो कंडीशन ध्यान रखें भाई, एक कंडीशन कि दोनों परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो और समय के साथ एक साथ दोलन करें। अब क्या होता है कि बी और ई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर घुमाते हैं। इस डायग्राम की अगर बात करें तो दो आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसके कारण क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना। और जब ये चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो रेड रंग का जो साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है और ब्लू कलर दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यहाँ के इसके मैक्सिमम से और इसके मैक्सिमम के बीच की दूरी होती है वेव लेंथ, यानी कि वेव की तरंग की वेव लेंथ, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है, डायग्राम बना के आना है। और जो के वेक्टर लगा हुआ है ये है आपका प्रोपोगेशन, यानी कि किस डायरेक्शन में वेव आपकी चल रही है। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आपकी वेव चलती है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो बना लेंगे, इतना कर लेंगे। ऐसी आगे बात करें कि मैक्सवेल ने क्या कहा। मैक्सवेल ने अपने इस तरंग सिद्धांत में क्या कहा, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा जो कि परिवर्ती होगा, परिवर्ती का मतलब चेंजेबल होगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बात समझें? ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने चारों ओर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, और मैग्नेटिक फील्ड भी कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट अपने चारों तरफ, दोनों कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, इस प्रकार विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए अंतरिक्ष में तरंग के रूप में आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट मैक्सवेल ने आपको बताया था। इसलिए ध्यान रखेंगे कि इन तरंगों का प्रसार जो है केवल निर्वात में ही संभव होता है, बिना निर्वात के नहीं होगा। निर्वात का मतलब जहां पे कोई गैसेस नहीं होती। जैसे इस डायरेक्शन में फिर से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट यहाँ पे हुआ है, और ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर गुण की बात कर ले भाई, गुण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं गुण। ठीक है, तो गुण क्या होते हैं कि ये तरंगे निर्वात में भी संचारित होती हैं। ध्यान ये रखना है कि संचारित कहां पे होती है, निर्वात में ही संचारित होती हैं, यानी वैक्यूम में ही चलती हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र प्रसार दिशा परस्पर लंबवत होते हैं। मतलब कैसे, ई परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू के वेक्टर, ये लिख के आना है। इसको लिख के आ जाओगे नंबर पा जाओगे 100%। ठीक है, और इनका वेग जो होता है निर्वात में कितना होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये ऊर्जा और संवेग का परिवहन करती हैं, यानी कि एनर्जी भी रखती हैं और मोमेंटम भी रखती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पे आगे बात करें कि मैक्सवेल की 4 समीकरण कौन कौन सी है, तो एक समीकरण है गॉस का नियम, पहली समीकरण डाइवर्जेंस ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, गॉस का चुंबकीय नियम क्या कहता है, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ई, और यहाँ पे डेल डॉट बी, वेक्टर वेक्टर, ये 0 होता है, ये होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते, यानी कि गॉस के सेकंड नियम से क्या मिलता है, जो चुंबकीय पोल होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो अस्तित्व में नहीं होते, जो फ्री वाले होते हैं। ठीक है, फैराडे का नियम ध्यान रखेंगे क्या होता है, कर्ल, कर्ल का मतलब इस टाइप से ऐसे लिखा जाता है, वो होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। उसी प्रकार से ये क्या कहता है, ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। वहीं पे एम्पियर और मैक्सवेल ने मिलकर एक नियम दिया जिसको बोला गया कर्ल बी। कर्ल बी ऐसे लिखेंगे आप, ये होता है म्यू नॉट जे, जे होता है इसमें धारा घनत्व, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन में डेल टी
होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और इन सबको मिलकर के एक सी का फॉर्मूला आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग आता है, जो होता है 1/√μ0 ε0 के बराबर। ठीक है। प्रकाश भी क्या है, एक प्रकाश भी एक ईएमटी वेव, विद्युत चुंबक को हम ईएमटी भी बोलते हैं, एक वेव होती है। तो मैक्सवेल की समीकरण सिद्ध करती है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया से वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे कब उत्पन्न होती है ईएमटी वेव, जब आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्रिया करते हैं। और प्रकाश भी इसी प्रकार की तरंग होती है, ये बात ध्यान रखनी है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले तो 22 में कहता है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे के साथ जितने भी करवाए जा रहे हैं। अब तक हमने 20 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। अब ये हम नेक्स्ट बुक पे पहुंच चुके हैं, तो वहां से अब 20 क्वेश्चन आगे आगे आएंगे। ठीक है। इसके विभिन्न भागों का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए, प्रत्येक के उपयोग के बारे में लिखिए। तो स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रम एक जिसमें कई प्रकार की तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती हैं, फ्रीक्वेंसी उपस्थित होती हैं और एक क्रम के अनुसार बंधी होती है, उसको ही बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम। ठीक है। इस स्पेक्ट्रम का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे कि गामा किरणें भी हैं, एक्स किरणें भी हैं, पराबैंगनी भी है, अवरक्त किरणें भी है, रेडियो तरंगे भी है। और छोटा सा जो पार्ट ये आ रहा है, ये वाला, ये रीजन आपका दृश्य प्रकाश का है, जो कि आपका विबग्योर के नाम से चलता है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आगे बात करें इसके अंदर, तो ये अगर हम ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे जाते हैं, तो एनर्जी वृद्धि होती है ना। और आप देख रहे हो कि जब ऐसे बढ़ते हैं इस टाइप से, तो वेवलेंथ में वृद्धि हो रही है। यानी कि रेड कलर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू कलर की कम होती है। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि रेडियो तरंगे क्या होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है। उपयोग करते हैं रेडियो और टेलीविजन में और वायरलेस संचार के अंदर। ऐसे ही माइक्रोवेव है, ऐसे ही आपका अवरक्त किरणें हैं। माइक्रोवेव क्या होती है, बहुत छोटी वेव होती है, रेडियो तरंगों से कम होती है। आप तरंग दैर्ध्य को आप यहां से मेजरमेंट कर सकते हैं कि इतने वाले एरिया में अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से लेके 0.01 सेंटीमीटर तक, और 1 सेंटीमीटर से लेके 100 तक रेडियो तरंगे काम करती है। इसी प्रकार से 1000 और 10 नैनोमीटर तक पराबैंगनी काम करती है, और एक्स किरणें काम करती है इनके बीच में, और गामा किरणें काम करती है इनके बीच में। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे। वैसे ही अवरक्त किरणों की बात अगर करें तो इसका रात्रि दृष्टि यंत्र में उपयोग करते हैं, हीटर में उपयोग करते हैं, रिमोट कंट्रोल में इनका उपयोग करते हैं, विजिबल लाइट का उपयोग करते हैं कहां पे, दृष्टि के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर, प्रकाश व्यवस्था के अंदर। ठीक। पराबैंगनी की बात करें तो इनका तरंग दैर्ध्य प्रकाश से, दृश्य प्रकाश से कम होता है, जीवाणु का नाश करती है, चिकित्सा में काम काज होता है ना। एक्स किरणें की बात कर ले तो हड्डियों में इसका उपयोग होता है, स्कैनिंग में होता है, एक्सरे जो आप करते हो, एन एक्सरेज होता है हड्डी वगैरह का, वहां पे उपयोग होता है। वैसे ही गामा रेज आपकी है, इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये बात ध्यान रखना, गामा क्वेश्चन आता है कि सबसे कम ऊर्जा किसकी है, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है, तो गामा किरणों की होती है। ये बात ध्यान रखनी है ना। इनका उपयोग कैंसर में करते हैं, नाभिक के अनुसंधान में करते हैं, खाद्य संरक्षण के अंदर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ये क्वेश्चन आता है आपका इंटरफेरेंस के बारे में, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बात करता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में आप जानते हैं, और यंग ने इसको जो है फॉलो अप किया। ठीक। सबसे पहले याद रखना है कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण समकालिक प्रकाश तरंगे किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, तो वहां की तीव्रता नियमित वृद्धि व कमी होती है। भाई दो वेव हैं आपकी, ऐसे चलती हैं, या एक वेव ऐसे आई, जब ये एक साथ मिलके चलेंगी तो या तो वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। ठीक है। उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो प्रकाश की तीव्रता में होने वाले इस नियमित परिवर्तन को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान रखना, अगर दो वेव आपकी आती, जैसे कि ये वाली वेव है, पहली वेव आपकी ये रही, ये वाली वेव, है ना, दूसरी वेव आपकी ये रही ब्लैक वाली, और दोनों का कॉम्बिनेशन परिणामी तक ये आई बड़े वाली। ठीक है। तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है या एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। ठीक है। ये बढ़ जाए तो समपोषी, कम हो जाए तो विनाशी। ठीक। ऐसे यंग का हम यहाँ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, यंग ने कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन किया। ठीक। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक स्लिट रखी, स्लिट से प्रकाश गुजरा जाता है, आगे दो स्लिट और मिलती है, एक होल ये मिलता है, एक होल ये मिलता है। जब प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, इनके बीच की दूरी आपकी ये डी है, तो यहाँ से एक बीम की डिस्टेंस हम मान लेते हैं पॉइंट पी पर, और यहाँ से भी एक S2 से मान लेते हैं पॉइंट पी पर। और
इस वाली स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल डी होती है, ध्यान रखना, जो सेंटीमीटर में होती है ना। तो क्या करते हैं, डी क्या है, रंध्रों यानी कि होल स्लिट है आपके S1 S2 के बीच की दूरी है स्मॉल डी। डी क्या है, आपके पर्दे से दूरी है। पी पर्दे पर कोई बिंदु है। एक्स क्या है, केंद्र या दीप्तधारी से बिंदु पी की दूरी है। और पथांतर जो इनका आ जाता है, पथांतर मतलब ये जो पथांतर आ रहा है ये वाला, वो बोलते हैं S2P माइनस S1P। ये बात ध्यान रखनी जो हमें निकालना है, क्योंकि कोण इसके अंदर बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम लगाते हैं डेल इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और साइन थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा से, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। और टेन थीटा क्या होता है, एक्स बटे डी लंब बटे आधार, ठीक है। लंब तो इसमें जो है आपका आधार तो डी हो गया और लंब आपका एक्स हो गया। तो ये आप डेल निकालते हो डी एक्स अपॉन डी टी। तो पथांतर क्या बन जाता है। तो अब दीप्त धारी की बात करें यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें, तो ब्राइट फ्रिंजेस के अंदर शर्त होती है कि जो पथांतर आपका आया है डेल, डेल का मतलब पथांतर है यहाँ पे, वो एन लैम्बडा के इक्वल होता है। तो डेल की वैल्यू हम रखेंगे पीछे से, पीछे क्या आई थी, डी एक्स अपॉन डी इंटू एन लैम्बडा। इस डी को उठा के नीचे ले जाएंगे तो एक्स एन यानी एनवी फ्रिंज की चौड़ाई जो है आपकी क्या आ जाएगी, एन लैम्बडा डी अपॉन में डी आ जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई की बात कर ले, चौड़ाई का मतलब देखिए एक फ्रिंज आपको मान ले चलो यहाँ पे x1 है, ऐसे ही एक फ्रिंज यहाँ पे x2 है, इन दोनों का डिफरेंस होता है वो चौड़ाई होती है। ऐसे ही हमने मान लिया xn फ्रिंज की चौड़ाई ये है, xn प्लस वन वाली की ये है, दोनों को माइनस कर दो तो माइनस करके आएगी फ्रिंज चौड़ाई ये वाली आ जाएगी, ठीक है। लैम्बडा डी अपॉन डी फॉर्मूला भी याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए भाई, है ना। वहीं पे बात करें अदीप्तधारी की, तो अदीप्तधारी पथांतर विषमगुणज होता है, तो डेल की जगह आपके क्या रख देंगे, 2n प्लस वन लैम्बडा बाई 2 रख देंगे और सेम पैटर्न फॉलो कर लेंगे। यहां तक बात समझ में आती है भाई। ये आपको डायग्राम बच्चे ध्यान रखना है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है बार बार। ये आपका डायग्राम एग्जाम में आता ही आता, बना के आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर लें, इससे पहले हमारी एक विनती है कि जब भी वीडियो को देखें पूरा देखें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इनकी सहायता से पास या अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, एकल रंध्र से बात करनी है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी संकीर्ण रंध्र या अवरोध के पास गुजरते समय अपनी सीधी रेखा गति में विचलित होकर फैल जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब क्या है, ये सोर्स से लाइट आ रही है, यहां पहुंचकर इस कॉर्नर पे फैलना स्टार्ट कर दिया। हम तो केवल एक पॉइंट पर एज ए एग्जाम्पल मान के निकालेंगे, है ना। कैसे निकालते हैं, एकल रंध्र की बात करते हैं। तो विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति का महत्वपूर्ण प्रमाण है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि विवर्तन से क्या पता करते हैं, तो विवर्तन से पता करते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये विवर्तन के थ्रू आप प्रूफ हो जाता है ना। तो एकल रंध्र में बात करें, जब एक रंगी प्रकाश को बहुत संकीर्ण एकल रंध्र से गुजारा जाता है तो पर्दे पर एक चौड़ा केंद्रीय दीप्त अधिकतम तथा उन दोनों को क्रम से अदीप्त और दीप्त धारियां प्राप्त होती है। केंद्रीय अधिकतम सबसे अधिक तीव्रता का होता है, यानी कि सेंटर पे जो सेंटर यानी कि जो अधिकतम केंद्र पे होगा वो सबसे अधिक तीव्र होगा, सबसे अधिक चमकेगा। कैसे चमकेगा अभी देख लेना, है ना। यहां तक बताओ कोई समस्या हो तो किस चीज की। तो मान ले कि आपका ए क्या है, रंध्र की चौड़ाई है, लैम्बडा प्रकाश की तरंग, थीटा क्या है, एंगल है, बिंदु का कोण है। तो हाइगेन्स यानी हाइगेन मतलब हुएजेंस बोलते हैं हिंदी में, इसने क्या कहा कि रंध्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं। अभी अगर किसी को नहीं पता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में आने वाला है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। केंद्रीय अक्ष पर सभी तरंगिकाएं समान फेज में पहुंचती हैं, इसलिए वहां केंद्रीय दीप्त अधिकतम बन जाता है, ये कारण है उसका। तो अधिकतम चौड़ाई 2 थीटा की बनती है, ये बात ध्यान रखना, किसकी बनती है, 2 थीटा की बनती है, जो कि दोनों ओर प्रथम अधिक धारियों के बीच फैला होता है ना। तो केंद्रीय अधिकतम की कोणीय चौड़ाई जो बनेगी 2 लैम्बडा अपोन में ए बनेगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा अपोन में ए होती है। कहां से आई, ये वाली आई। प्रथम अदीप्त धारा की शर्त क्या है कि ए साइन थीटा बराबर लैम्बडा बनेगा और छोटा एंगल होता है, इसलिए थीटा इजिकल टू लैम्बडा अपोन में ए बन जाता है। और ये वाली उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगी, 2 लैम्बडा अपोन में ए आएगी। इससे आप इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो, ये डायग्राम बना के जरूर आना है, ठीक है। कि तीव्रता मैक्सिमम है इसलिए पीक पर पहुंच रही है, इसी को बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट, इसी को बोलते हैं गौण उच्चिष्ट और निम्निष्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है भाई। यहाँ तक कुछ चीज समझ में आती है तो कोई डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दिया करें, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परिवर्तन और प्रकृति के नियमों की व्याख्या आपको करनी है, ठीक। तो यहाँ तक कोई इशू है, परेशानी है तो हमें बताएं, कमेंट के बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। कहीं पर कोई डाउट आता है कैसे भी आता है, ठीक है। तो हाइगेन्स क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं नॉर्मल नॉर्मल से, ठीक है। वो आपको क्लास 10th से आप पढ़ के आए हैं, सब नॉर्मली पता होगा। उनकी पुष्टि करनी है बाय द हाइगेन्स। तो हाइगेन्स क्या कहता है कि किसी तरंग यानी कि वेव फ्रंट बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं एक्चुअली में इसको, तरंग अर्ग लिखा हुआ है तो तरंगाग्र बोलते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है, यानी कि आपका अगर एक पॉइंट है उससे निकलने वाला तरंगाग दूसरे तरंगाग का बिंदु होता है, स्रोत होता है, ठीक है। किसी निश्चित समय के बाद तरंगाग की नई स्थिति इन द्वितीयक तरंगाओं के स्पष्ट तर्क द्वारा निर्धारित हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका मान के चलो ये पॉइंट है तो ये तरंगाग जा रहा है, तो इस पॉइंट से अगर दूसरा तरंगाग निकलता है तो ये वाला सोर्स बन जाएगा उसका, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो नियमों की व्याख्या करनी है। तो पहला नियम है परावर्तन के नियम के अनुसार, तो ये कोई बीम यानी तरंग आती है, तरंगार्ग आता है कोई, ठीक है। तरंगाग्र 1 2 3 और आके इससे सरफेस पे पड़ जाता है। परावर्तन का नियम निकालना है तो नीचे सरफेस आपका पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्ट होके इधर चला जाता है। होता क्या है कि ए से निकली तरंगा त्रिज्या b इंटू टी की अर्धवत मान लेती है। b इंटू टी मान के चलो कि आपकी जो त्रिज्या v इंटू टी है, जो आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। होना क्या है, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण के होता है, अर्थात I बराबर R के होता है। सिंपल सिंपल फॉर्म में लिख देना जैसे कि आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम में लिखा है, ठीक है। इसी से ये सिद्ध हो जाता है, ओके। वहीं पे आपका जो अपवर्तन के नियम की बात करें तो अपवर्तन में दो मीडियम होते हैं, मीडियम 1 मीडियम 2। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है μ1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है μ2। यानी माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है। यहाँ मान के चलो v1 है, यहाँ मान के चलो v2 है। ए बिंदु पहले दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है जबकि बी बिंदु बाद में। अब देखिए बिंदु ए जल्दी पहुंच जाता है, बिंदु बी बाद में पहुंचता है, जिससे उनके बीच पथांतर की सीमा बन जाती है। कुछ डिस्टेंस बिंदु बी को फालतू कवर करनी पड़ती है, मान के चलो इतनी करनी पड़ती है फालतू। तो डिस्टेंस क्या है, v2 इंटू में टी होती है। तो हम बात करते हैं बाय द अकॉर्डिंग एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस के। तो ज्योमेट्रिकल प्रोसेस में आपको ट्रायंगल यूज करने पड़ते हैं, फिजिक्स के अंदर यूज ना करें तो कोई परेशानी नहीं होती, ये सब मैथ का पोर्शन होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर आप जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की थ्योरम लगा सकते हैं इसके अंदर। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, माध्यम 1 में चाल अपॉन माध्यम 2 में चाल। तो v1 अपॉन v2 क्या हो गया, μ2 अपॉन v1 हो गया। इससे पता लगता है कि आपका स्नेल का अपवर्तन का नियम भी सही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे कुछ 5 क्वेश्चन थे बेटा आज के ये। तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छे से अपने मार्क्स लेके आएंगे। हमारी आपसे एक ही विनती है कि जब भी वीडियो को देखें उसको लाइक जरूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें और शेयर तो अवश्य कर दें, ताकि आपके दोस्त आपके भाई बंधु और भी इन क्वेश्चन को पढ़ के थोड़े अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं कल जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।